हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो हम फिज़िक्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं और चर्चा करेंगे हम यहाँ वर्क की। और वर्क से रिलेटेड जितने भी चीज़ है सबको निचोड़ के आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं वर्क क्या। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में रूबरू हो चुके हैं वर्क से। आप डेली लाइफ में देखते होंगे हज़ारों तरह के वर्क होते हैं। कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो भी एक वर्क है, कोई खेल रहा है वो भी एक वर्क है, और कोई अगर लिख रहा है वो भी एक वर्क है। इस तरह कोई दीवार को धक्का लगा रहा है, कोई गाय को ले जा रहा है, नहीं जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं एक जगह पर, या फिर कोई अपना सेमिनार कर रहा हो। और इसके साथ ही साथ अगर हम सब एक साथ मिलकर लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हों तो ये सारे हम अपने डेली लाइफ में वर्क करते हैं। गार्जियन बोलते हैं ये सब वर्क है, बच्चे काम कर रहे हैं, यानी अपने वर्क में बिजी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये वर्क नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क कौन कौन सा वर्क है, इसी को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो साइंस के वर्क और हमारे डेली लाइफ के वर्क दोनों में आज हम आपको डिफरेंस बता देंगे। यानी साइंस के वर्क को जब आप जानेंगे तो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। समझिए यहाँ पर द वर्क डन बाय ए फोर्स, यहाँ पर फिजिक्स का वर्क ये कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, फोर्स, और फोर्स लगाने के साथ अगर उसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट होता है। जी हाँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के साथ उसमें मूवमेंट होता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क हुआ है। क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्क हुआ है। यानी कि द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी प्रोडक्ट होगा किसका किसका, अप्लाई जो फोर्स किए और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसमें, उस बॉडी में जिसमें हम फोर्स लगाएं। जैसे मेरा ये बुक है, इस बुक पर हम इस तरह से धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वही यहाँ पर वर्क कहलाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं होगा। आगे इसको दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं कि द वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिससे बहुत कोई फोर्स तो लगा दिए लेकिन उसमें मूवमेंट का भी एक डायरेक्शन होना चाहिए, यानी किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है इसको भी देखना है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और फोर्स के ही डायरेक्शन में अगर उसमें मूवमेंट हुआ, फोर्स के ही डायरेक्शन में अगर उसमें मूवमेंट हुआ, तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। क्या बोलेंगे, वर्क हुआ। यहाँ आप फिगर से समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर इस तरह से फोर्स लगाया जाता है और वो उसी डायरेक्शन में, हम साउथ की ओर फोर्स लगाएं और साउथ की डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट हो रहा है, तब यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। यानी वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाई फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स F लग रहा है। अब जब इस पर F फोर्स लगाया जाता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट S होता है। कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ W देखिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क, फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S हो रहा है। तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इंटू एस, यानी W इक्वल टू FS। तो याद रखिएगा हमेशा W इक्वल टू क्या होता है, FS। W इक्वल टू FS। इसको एक एग्जाम्पल में से समझिए, इस फिगर को देखिए। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कितना का, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें मूवमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर का। यानी डिस्प्लेसमेंट इसमें 5 मीटर हुआ और फोर्स लगाया गया 12 न्यूटन का। तो फोर्स जब इसमें 12 न्यूटन लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, तो वर्क इक्वल टू हम क्या पढ़ें, W इक्वल टू FS। यानी
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 12 न्यूटन, तो 12 इनटू डिस्प्लेसमेंट 5, तो 12 5 जा 60, तो 60 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन मीटर लिख रहे हैं, अभी आगे हम इसका एसआई यूनिट भी बताएंगे। तो यहाँ पर तो हो गया 60 न्यूटन मीटर। तो ये सिंपल हम फोर्स लगाए, फोर्स के डायरेक्शन में एकदम पर उस पर मूवमेंट हुआ तो। लेकिन जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल फॉर्म होता है थीटा, तब क्या हो, यानी व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग एट एन ऑब्जेक्ट एंड मेक एन एंगल थीटा, यानी व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्टिंग फोर्स के साथ अगर कोई एंगल का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, when there is form an angle theta between the applied force and the displacement is, क्या बताएं कि जब अप्लाई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उस पर, और वहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उस पर, उन दोनों के बीच में अगर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं थीटा एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तब जाके वर्क क्या होता है। तो देन द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या हायर क्लास में और ज़्यादा पढ़िएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण उस पर पूरा फोर्स नहीं जा रहा है ना। तो वहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसको इस तरह से हम पुल कर रहे हैं, उस पर अगर हम परपेंडिकुलर पुल करते हैं और यहाँ से एक एंगल में पुल हो रहा है तो दोनों के फोर्स में बहुत ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो वो चीज़ हुआ, जो फोर्स अप्लाई हुआ, वही बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एफ कोस थीटा, यानी W इक्वल टू क्या होगा एफ कोस थीटा इंटू एच, यानी W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। यदि एक एंगल फॉर्म होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, अगर एक एंगल थीटा फॉर्म होता है तो हम वर्क इक्वल टू लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिखते हैं। अब थीटा की जगह पर एंगल होगा, आप किस एंगल से फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये बच्चा देख सकते हैं, ये बच्चा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, यानी ये इसको पुल कर रहा है, और ये जब इसको खींच रहा है यानी पुल कर रहा है, तब यहाँ पर ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा के ये इसको खींचता है, और साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है 30 मीटर का। और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एक एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी वो 30 डिग्री के एंगल के साथ उस पर फोर्स लगा रहा है, तब यहाँ पर कितना ये वर्क कर रहा है ये चीज़ निकालना है। तो W इक्वल टू लिखेंगे एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। एफ का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 न्यूटन लगाया गया है तो लिखेंगे 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 30 मीटर का तो लिखेंगे 30 मीटर, और कोस थीटा यानी कोस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है आप ट्रिकोनोमेट्री में याद किए होंगे, नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 3 जा 15, यानी यहाँ पर 1500 इंटू √3/2, तो 2 से 1500 काट दिए 750 टाइम्स में, तो 750 इंटू √3 यानी 750 √3 न्यूटन मीटर का वर्क हुआ है। यहाँ पर कितना वर्क हुआ 750 √3 न्यूटन मीटर। जब आप 30 डिग्री का एंगल पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो और 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर होता है, तो ये बचवा जो अभी फोर्स लगा रहा है इस पर, ये वर्क जो कर रहा है वो 750 √3 न्यूटन मीटर का वर्क कर रहा है।
अब यहाँ पर दूसरा समझिए, यदि थीटा अलग अलग हो, देखो अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो, सबसे ज़्यादा जो है वर्क तभी होगा। देखिए सबसे अच्छा वर्क होता है जब मेरा थीटा 0 डिग्री हो, इसको समझिए। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एकदम हम इधर खींच रहे हैं तो वो मेरे ही ओर खिंचाता हुआ आता है। तो अब यहाँ पर है कि थीटा 0 डिग्री बन रहा है, तो W इक्वल टू लिखेंगे एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी W इक्वल टू एफ एस, क्योंकि एफ एस इंटू 1 इक्वल टू एफ एक्स। यानी जब हमारा अप्लाई फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच अगर एंगल 0 डिग्री का हो तो मेरा मैक्सिमम वर्क होता है, और ये वर्क पॉजिटिव होता है। कैसा वर्क होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री हो, यानी अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 180 डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं, 180 डिग्री सॉरी, जो एंगल बना है, मतलब जो फोर्स लगाएं और जो एंगल बना, जो फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हुआ उनके बीच जो एंगल बना वो 180 डिग्री का बना। इस तरह से फिगर में आप देख सकते हैं, अगर 180 डिग्री का बना तो लिखेंगे W इक्वल टू एफ एक्स कोस 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जानते हो? -1। अब एफ एक्स इंटू -1 इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स। यानी यहाँ 180 कब बन रहा है? जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और मूवमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर हम नॉर्थ में लगा रहे हैं फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में तो मूवमेंट साउथ डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं लेकिन उसमें मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है तो यहाँ पर 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर 180 डिग्री जब बना तो उसका वैल्यू -1 आया, और इस तरह से इस तरह का जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा। जैसे किसी भी चीज़ को आप ऊपर खींचते हैं ना तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, तो वहाँ पर नेगेटिव, आगे हम पढ़ाएंगे अभी नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स क्या है। इसके बाद है कि यदि 90 डिग्री पर फोर्स लगाए, यानी हम फोर्स तो परपेंडिकुलर लगाए, कब परपेंडिकुलर होगा? यानी डिस्प्लेसमेंट और अप्लाई फोर्स इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म होगा। आप फिगर से देख सकते हैं, यानी अप्लाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो W इक्वल टू होगा एफ एक्स कोस 90 डिग्री। W इक्वल टू जब हो गया एफ एक्स कोस 90 डिग्री तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और हम पता है आपके पास कितना ही सैनिक क्यों ना हो, हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा सैनिक खत्म, यानी एफ एक्स इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, यानी क्या समझ रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट और अप्लाई फोर्स ये दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो, तो यहाँ पर मेरा वर्क 0 होता है और कहा जाता है कि तुमने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया, कौन सी का सैलरी मिलेगा रे? तुमको बोले थे काम करके रखना, कैलकुलेशन करके बताओ तो कितना वर्क किए हो। अरे सरदार ऐसी बात है, ठीक है कल वाला ड्यूटी हम दिखा देंगे, कल वाला में हम दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन करके। तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी लेबर को लगाएंगे तो बेचारा दिन भर मेहनत करेगा लेकिन सैलरी एकदम मिनिमम बन जाएगा। तो फिज़िक्स पढ़िए और फिज़िक्स के हिसाब से लगाइए लेबर को मजदूरी पर और फिर उसको सैलरी दीजिए इसी हिसाब से। तो यहाँ तक तो आप समझ में आपको आ गया कि यदि उसके डायरेक्ट यानी सीधे में लगा रहे हैं 0 डिग्री पर और कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा है थीटा, और जब नहीं हो रहा है तब किस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे वर्क निकालने के लिए। अब देख सकते हैं वर्क में हो रहा है अप्लाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये यदि है वेक्टर तो वर्क भी मेरा वेक्टर होगा। जी हाँ, ये वर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम किसी भी डायरेक्शन में से फोर्स लगाएं और इसमें देख रहे हैं आप मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में भी हो जाता है या नहीं भी होता है ना। तो यहाँ पर
जो वर्क है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात है इसका एसआई यूनिट का, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल। जी हाँ, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग ERG। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो अभी न्यूटन मीटर हम लिखे थे ना, तो न्यूटन मीटर के जगह आप जूल भी लगा सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर भी आप लगा सकते हैं ऐसा यूनिट, और वहाँ पर आप जूल भी लगा सकते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि 1 जूल क्या है। तो इफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क इज नोन एज 1 जूल। अर्थात अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना? 1 मीटर का। किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसमें फोर्स के डायरेक्शन में ही 1 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर जो वर्क होता है उसी को हम 1 जूल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। तो ये था जूल और ये था वर्क। आगे हम देखेंगे वर्क के टाइप्स। वर्क 3 कैटेगरीज में है, एक तो है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क, एक है जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या है? अब समझिए सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। अभी तक हम मैक्सिमम बताएं पॉजिटिव वर्क। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर मूवमेंट होता है, कितना होता है? फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर मूवमेंट होता है, तो इस तरह के वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहे हैं और वो मेरे ही ओर खींचा आता है, तो यहाँ पर मेरा जो वर्क है ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं? अब देखो, वर्क डन इन पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्विट। थीटा क्या होता है? एक्विट एंगल होता है। तो जब थीटा एक्विट एंगल हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? दिस इज बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि कोस थीटा पॉजिटिव है और वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0। और वर्क डन हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा वर्क डन तभी होगा जब आप थीटा का वैल्यू 0 रख देंगे, यानी एकदम 0 डिग्री पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तब वहाँ पर आपका जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। अब दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इक्वल टू 1, दिस हैपन्स व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अर्थात यहाँ पर इसको समझिए, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आप देख सकते हैं 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है, -1 होता है। तो 1 का वैल्यू तो 1 होता है, √3/2 का वैल्यू होता है 0.866 और 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707। 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और 0 का वैल्यू होता है 0 और 180 डिग्री का -1 और -1 का -1। तो 1 जब होगा ना, कब? कोस थीटा का वैल्यू यानी कोस 0 डिग्री अगर होगा यानी उसका वैल्यू 1 आ गया, तो वैसे स्थिति में मैक्सिमम वर्क मेरा होता है और इस तरह के वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। यानी फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर मूवमेंट होता है तो इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। समझ में आ गया इसको? अब बताते हैं नेगेटिव। तो चलिए समझते हैं नेगेटिव वर्क को बहुत ही विस्तार से कि इफ़ द अप्लाइड फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। यहाँ समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई जब करेंगे
तो उसके डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस तरह के वर्क को हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। अभी हम बताएं डिग्री वाला में कि यदि 180 डिग्री का कितना 180 डिग्री का एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो वहाँ पर वो नेगेटिव वर्क होगा। कैसे होगा वो हम आपको वैल्यू पुट करा के समझा दिए थे। तो यहाँ पर हम क्या बताएं कि जो अप्लाइड फोर्स है 180 डिग्री तभी बनेगा जब हम अप्लाइड फोर्स नॉर्थ की ओर कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट साउथ की ओर हो रहा है। हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं लेकिन वो नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो इस तरह मतलब मेरे अपोजिट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट होता है, तो उस तरह के वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसको समझिए एग्जाम्पल से। जैसे इफ़ यू ट्राई टू पुश ए कार अप हिल बाय अप्लाइंग फोर्स बट इट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे हम क्या करते हैं कि कार को जो है अप हिल में ऊपर हिल की ओर धकेल के ऊपर उसको उठाना चाहते हैं कि वो ऊपर उठे, उसको हम धकेलना चाहते हैं लेकिन वो बार बार पीछे की ओर उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण वो बार बार पीछे की ओर आ रहा है। यानी मेरे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये मेरा एक नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल है। दूसरा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी आर लिफ्टिंग ए बुकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। जैसे हम कुआं से पानी उठाते हैं, जब हम बाल्टी से पानी उठाते हैं इस तरह का, तो जब हम उसको उठाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी हम उसको ऊपर उठा रहे हैं लेकिन वो नीचे की ओर बार बार जा रहा है, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। दूसरा है, अब तीसरा देखिए, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी आर क्लाइंबिंग ए ट्री। जब हम लोग पेड़ पर चढ़ते हैं ना तो हमारे पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमको जो है नीचे की ओर खींचना चाहता है। अब नीचे की ओर खींचना चाहता है जिसके कारण हम धड़ाम से गिर जाते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींचता तो हम ऊपर की ओर जा रहे थे, यानी ऊपर की ओर जाने का फोर्स लगा रहे थे, लेकिन हम नीचे की ओर गिर जाते हैं। यानी मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मेरे फोर्स के अपोजिट में मूवमेंट होने की संभावना ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हम उसे नेगेटिव वर्क कहेंगे। अगर इस तरह का ग्रेविटी नहीं लगता, यानी यहाँ पर नेगेटिव वर्क नहीं होता, तो पेड़ में चढ़ के मुजरा होता। अब आगे देखिए, समझिए समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, समझा देंगे और अच्छे से। आगे देखिए अगला एग्जांपल कि द वर्क डन बाय ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर व्हेन ए बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड। जैसे हम किसी भी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब हम उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं ना तो वो बेचारा नीचे की ओर बार बार गिरता है। हम बोलते हैं चल जाओ तुम स्पेस में, लेकिन वो जाता नहीं, बार बार नीचे की ओर गिरता है। तो नीचे की ओर उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच के लाती है। यानी हम अप्लाई जो फोर्स किए ऊपर की ओर, मेरा मतलब फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, वो बार बार नीचे की ओर आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी मेरे अप्लाई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव वर्क है। उसके बाद द वर्क डन बाय द बियोंसी फोर्स व्हेन ए कॉइन इज सिंकिंग। जब हम किसी कॉइन को पानी में डुबोते हैं, पानी में से मेरा कोई भी चीज़ गिर जाता है, मान लो एक कॉइन को अगर पानी में, तालाब वगैरह में, स्विमिंग पूल में कहीं भी अचानक से गिर जाता है तो वो धीरे धीरे अंदर जाता है। क्या है कि फोर्स ऑफ बियोंसी उस पर लगता है। फोर्स ऑफ बियोंसी क्या करता है, पानी ऊपर की ओर एक जो बल लगाता है उसे फोर्स ऑफ बियोंसी कहते हैं। तो वहाँ पर वो ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है, लेकिन वो कॉइन बार बार नीचे की ओर जा रहा है। यानी वो बोल रहे तुम ऊपर जाओ, मत डूबो, उसका पैसा है, तुम उसके पास चल जाओ, लेकिन ये बार बार बोलते नहीं हम उसके पास नहीं रहेंगे, वो खाली पॉकेट में भर के रखता है, हमको घुमाता नहीं। तो वो नीचे की ओर चला जाता है, और नीचे की ओर जब वो जाता है तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव हुआ कि नहीं? आगे देखते हैं। ये आगे देखिए कि कोई भी चीज़ अगर रोलिंग कर रहा है तो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे ये बॉल अगर इसमें हम रोल करा रहे हैं तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है, जिसके कारण कुछ दूर जाने के बाद ये
बॉल जो है ये गेंद रुक जाता है। तो इस तरह के फोर्स को हम वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे नेगेटिव वर्क के, और वहाँ एंगल वाला में डिग्री में बता दिए कि 180 डिग्री का अगर बनेगा एंगल तो वहाँ पर भी नेगेटिव होगा। आगे इसके बाद देखते हैं जीरो वर्क कब होता है, मेरा वर्क जीरो कब हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर हम लगाएंगे फोर्स, वो फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो गया डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो जीरो वर्क होगा। यानी द डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड जीरो वर्क। अर्थात जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जिसे हम कहेंगे जीरो वर्क हुआ। आप फिगर से कंटिन्यू समझ सकते हैं, फिगर को भी देखना है। यहाँ पर देखिए कि ये बेचारा स्टाफ है एक, ये इसको फिजिक्स के हिसाब से रखा गया कि तनख्वाह देंगे, तो ये एक चीज़ को उठा लिया। जब वो उठा रहा था तो वो अपने डायरेक्शन में उठा रहा था, तो चलिए वहाँ पर वर्क हुआ। अब देखिए, अब ये तो वहाँ पर वर्क हुआ। अब ये जो है अपने इस चेस्ट में इस तरह दबा के लिया, ऊपर की ओर ये फोर्स लगा रहा है एक तरह, और ये जा रहा है किधर, आगे की ओर, यानी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड और फॉरवर्ड में हो रहा है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वर्क जीरो हो रहा है। तो आगे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। इफ ए ब्लॉक मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेस, नो वर्क इज डन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ प्लेस में मूव कर रहा है तो वहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। दूसरी है कि यू आर कैरिंग 2 बैग्स इन योर हैंड्स एंड नॉट मूविंग। आप अपने हाथ में 2 बैग लिए, एकदम सीधे हैं, हाथ को रखे हैं, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वहाँ पर जीरो हो रहा है। उसको आप पकड़ के रखें और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो अप्लाई फोर्स और मूवमेंट के बीच जो है जीरो हो रहा है, यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो वर्क हो गया। आगे है इफ़ यू पुश ए वॉल बट डज नॉट मूव। यदि आप किसी भी वॉल को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, ये देखिए बेचारी आज करीब 8-10 दिन से धक्का लगा रही, लेकिन इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो भी वर्क जीरो होगा। यानी अप्लाई फोर्स के साथ साथ उसमें मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जी हाँ, वर्क जीरो होगा। आगे है यू सीट ऑन ए चेयर फॉर आवर। आप एकदम कुर्सी में बैठ के 4 घंटा से पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स वाले टीचर आए, 2 तमाचा लगा दिए, बुड़बक कहीं का, तुमको काम करने बोले थे, यहाँ बैठ, सर काम तो कर रहे, क्या काम कर रहे हो, पढ़ाई कर। अरे ये कोई वर्क है रे बुड़बक, हमको उल्लू बनाता है। वर्क ये नहीं होता, मूवमेंट होना चाहिए। ये तो तुम चुपचाप बैठा है हाथ में कॉपी लेकर, चुपचाप क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, लर्निंग कर रहा, वर्क करने बोलता वर्क। तो यहाँ पर इसका वर्क जीरो हो गया है। आगे है स्लीपिंग फॉर मैनी टाइम्स मैनी आवर। बहुत समय से तुम अगर सोए हुए हो तो भी वर्क जीरो है। एक कूली है जो अपने सर पर लोड लेकर चुपचाप खड़ा है, तो इसका भी वर्क जीरो है, क्योंकि वो लोड लेके खड़ा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर मूवमेंट अगर होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी अपवर्ड और फॉरवर्ड, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जीरो वर्क हो रहा। तो फिगर के थ्रू भी आपको हम समझाएं, लैंग्वेज के थ्रू भी, और यहाँ पर डिफाइन कर करके भी समझाएं, और इससे पहले भी एंगल के थ्रू कैसे हुआ था हम बताए थे कि एफ एक्स कोस 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, और जब एफ एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जीरो, यानी वर्क हो जाएगा जीरो। और जीरो वर्क जब हो जाएगा तो ना मिलेगा सैलरी, ना मिलेगा काम, यानी तेरे जैसे लड़कों का नहीं है यहाँ दरकार, तो चल जाओ सीधा नासा में
पढ़ो फिजिक्स, वहीं से बनोगे यार कुछ और भी। तो फिजिक्स को पढ़ते रहिए, और भी इंटरेस्टेड चीज़ हम लेकर आएंगे अगली बार। हम बोले थे कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान से एक दूसरे वीडियो को देखिए, और अगली वीडियो जब हम लाएंगे तो वहाँ बताएंगे एनर्जी।